नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आ चुका हूँ क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम जो पढ़ रहे थे, अब चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा आपका सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। क्या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी या नहीं थी, हमें इस टॉपिक पर क्या बेटा डिस्कस करना है। तो हमारा आंसर है भाई कि वहां पर भी सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी। उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों को उत्खनन के माध्यम से कई सारे ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। अब वो प्रमाण कौन से? बेटा, पहला है समाधान, दूसरा क्या बेटा विलासिता की वस्तुएं यानी आपका ब्रुअल्स और आपका लग्जरियस थिंग। इन दोनों के माध्यम से जो है हमारे पुरातत्वविद जो है आसानी से सामाजिक आर्थिक भिन्नता के बारे में पता लगा लेते हैं। कैसे भाई? कहा गया है कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है मृतकों को गर्तों के अंदर दफनाया जाता था, यानी गड्ढों के अंदर दफनाया जाता था। साथ में क्या बोला गया कि वहां पर जितने भी हमें गर्त प्राप्त हुए हैं यानी जो गड्ढे प्राप्त हुए हैं, उन सभी गर्तों में क्या है भाई? भिन्नता है। क्या भाई? भिन्नता किस प्रकार की? कहा गया कि कुछ गर्तों के नीचे जो है हमने देखा है कि फर्श बनी हुई है यानी सतह काफी चिकनी है, और कुछ गर्तों के नीचे सतह बनी नहीं है यानी वहां पर चिकनाहट नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है कि जिन गर्तों में फर्श बनी हुई है यानी सतह काफी चिकनी है, शायद वहां पर उस तरह के लोगों को दफनाया गया होगा जो शायद अमीर होंगे, और जिनकी सतह चिकनी नहीं है, जिनकी सपाट सतह नहीं बनाई गई है भाई, वो शायद आम लोगों का शव उसके अंदर रखा जाता होगा। इस तरह से गर्तों की बनावट भी आपको भिन्नता दर्शा देती है। साथ में मृत्यु के बाद वस्तुओं को दफनाना, हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक विशेषता यह थी कि वहां पर यदि कोई व्यक्ति मरता था तो मृत्यु के पश्चात जो है जब उसे गर्त में दफनाया जाता था तो दफनाते समय उसके साथ उसकी बहुमूल्य वस्तु को भी दफनाया जाता था। बहुमूल्य वस्तु मतलब अब कोई आम व्यक्ति है, उसकी जो भी बहुमूल्य वस्तु हो, जैसे आजकल के हम गांव पहुंच जाएं तो गांव के लिए उसकी बहुमूल्य वस्तु क्या बेटा? खेती का औजार है, उसका गमछा है, और अमीरों के लिए रोलेक्स की वॉच वगैरह हो गई। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जो जरूरत वाली वस्तु है या जो बहुमूल्य वस्तु है वो क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। तो हड़प्पन पीरियड के अंदर जो है अमीर लोगों की बहुमूल्य वस्तु जो है अधिकतर धातु से बना करती थी। तो अगर हमने देखा भाई कि अगर किसी व्यक्ति के दफन के अंदर या कब्र के अंदर या गर्त के अंदर तांबे से बनी वस्तुएं मिली हैं या प्राप्त हुई हैं, तो हम अनुमान लगाया गया है कि शायद वो एक अमीर का दफनाना होगा या फिर एक अमीर की गर्त होगी। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ मनके मिल गए हैं या मोहर मिल गई है, बाट मिल गया, आम छोटे मोटे जो मिल गए हैं भाई, उससे यह अनुमान लगाया गया कि शायद वो एक गरीब या फिर किसी आम व्यक्ति की मानी जाएगी। ये तो बात हो गई कि समाधान कैसे आर्थिक भिन्नता दिखा रहा है, आर्थिक और सामाजिक भिन्नता दिखा रहा है। कैसे भाई? गर्तों की बनावट से और मृत्यु के बाद दफनाते समय उसके साथ रखी गई कोई वस्तु जो है वो आसानी से सामाजिक और आर्थिक भिन्नता के बारे में जानकारी हमें दे देती है। सेकंड क्या बेटा? विलासिता की वस्तुएं यानी लग्जरियस थिंग। अब आपको ये पता है कि हर व्यक्ति की जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो अलग अलग है। आम व्यक्ति कुछ में ही खुश हो जाता है और अमीर व्यक्ति बहुत ज्यादा में भी खुश नहीं होता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा है अमीर के पास, गरीब के पास काफी कम है। गरीब के पास जो भी कुछ होगा ना वो सस्ता होगा, अमीर के पास जो भी कुछ होगा वो काफी महंगा होगा। कहा गया कि हमने जो है वहां विलासिता की वस्तु की पहचान की है रोजमर्रा की वस्तु के आधार पर। कहा गया है कि हड़प्पा के सभी शहरों पे या स्थलों पर हमें चक्कियां प्राप्त हुई हैं, मृदभान की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, सुइयां प्राप्त हुई हैं, झावा प्राप्त हुए हैं, जो दिखाया गया कि शायद ये रोजमर्रा की वस्तुएं थी जिसका प्रयोग आम लोग किया करते थे, इसलिए हमने इन वस्तु को आम वस्तु कहा है। लेकिन वो कौन सी वस्तुएं होंगी जिसको आप अमीरों की वस्तु कहोगे? अमीर की वस्तु उसे कहा जाता है जो काफी कम प्राप्त हो या दुर्लभ हो या रेयर हो या फिर जिसको बनाने में काफी मेहनत लगती हो। एग्जाम्पल के तौर पर भाई आप लोगों ने कई तरह की कार सुनी होगी। कार्स गाड़ी में हम बात कर रहे हैं भाई। नॉर्मली जो हम देखते हैं वैगनर वगैरह, आजकल आम व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जो है कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करके खरीद लेता है। लेकिन रेंज रोवर क्या हर किसी के पास है? नहीं ना, रेयर लोगों के पास है, बहुत कम है। इसको बनने में समय लगता है और इसकी कीमत भी क्या भाई? ज्यादा है।
तो जब आज के समय के अंदर वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग है, तो उस समय भी तो वस्तुएं अलग अलग हुई भाई। तो कहा गया कि कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो जटिल तरीके से बनती थी और बनने के बाद वो काफी महंगी मानी जाती थी और ये काफी दुर्लभ होती थी। ये वस्तु कुछ और नहीं बल्कि क्या बेटा, फ्योन्स है। क्या बेटा, फ्योन्स। फ्योन्स क्या बेटा, दुर्लभ है, हर जगह हमें फ्योन्स प्राप्त नहीं हुआ और इसको बनने में, इसका बनाने का तरीका भी काफी जटिल था, जिसकी वजह से काफी महंगा भी था। जटिल कैसे भाई? कहा गया कि फ्योन्स बनाने के लिए, फ्योन्स से कई तरह के पात्र बनते हैं, कई तरह की वस्तुएं, बर्तन, गमले वगैरह बनते हैं। तो फ्योन्स से किसी भी तरह की वस्तु बनाने के लिए पहले आपको रेत को इकट्ठा करना पड़ता था। रेत को आप बारीकी से छानोगे, छानने के बाद अब जो रेत का और भी पतला पदार्थ छन के सामने आएगा, उसके अंदर आप कोई चिपचिपा पदार्थ मिला दोगे, फिर उसको क्या बेटा, मिलाओगे। मिलाने के बाद जो है, जब उसका एक आकार मिल जाएगा उस रेत को, या एक वो गोंद की तरह जब बन जाएगा, एक डो बन जाएगा। डो बनने के बाद जो है उससे किसी भी तरह का पात्र तैयार किया जाता था, किसी भी तरह का बर्तन तैयार किया जाता था भाई। और फिर उस बर्तन को तैयार करने के बाद, उसको आकार देने के बाद जो है फिर आग में पकाया जाता था। आग में पकाने के बाद उस पर नक्काशी की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, उस पर रंग किया जाता था, तब जाकर वो पात्र तैयार होता था। यानी फ्योन से कोई भी अगर वस्तु बनती थी, उसको बनने में काफी लंबा समय लगता था, काफी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता था, जिसकी वजह से इसका मूल्य काफी अधिक होता था। तो कहीं ना कहीं फ्योन्स हर किसी के पास नहीं मिलेगा, यह अमीरों की वस्तु है भाई। तो कहीं ना कहीं फ्योन्स और आम वस्तु जो है वहां की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगा देती है कि आम वस्तुएं शायद ये समाज के नीचे वर्ग के लोग प्रयोग करते होंगे, फ्योन्स की वस्तुओं प्रयोग समाज के उच्च वर्ग के लोग करते होंगे, यानी ये अमीर हैं और ये क्या बेटा, गरीब है। तो कहीं ना कहीं हमें यहां से जानकारी मिल चुकी है भाई कि सामाजिक आर्थिक भिन्नता का अवलोकन करने के लिए हमें समाधान और विलासिता की वस्तुओं पर अध्ययन करना पड़ता है। देन अब आगे बढ़ना बेटा हमें चनहुदड़ों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कई बड़े बड़े शहर थे। उन्हीं शहरों में से एक शहर था चनहुदड़ो। उन्हीं शहरों में से एक शहर था चनहुदड़ो, जिसको जो है शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है। शिल्प उत्पादन मतलब क्या होता है? हाथों से जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उस निर्माण कार्य को आप बोलते हो शिल्प कार्य। मिट्टी से बर्तन बनाना हो गया, नारियल के उससे बालों से आपका क्या बोलते हैं, रस्सी बनाना हो गया, चटाई बनाना हो गया, आज के समय के अंदर बीड़ी बनाना हो गया। यानी कहा जाए जो हाथ से निर्मित कार्य है उसको आप बोलते हो शिल्प कार्य। अब हम देखते हैं कि चनहुदड़ों के अंदर कई तरह के शिल्प कार्य हो रहे हैं, जैसे मनके बनाए जा रहे हैं, शंखों की कटाई की जा रही है, मोहर का निर्माण किया जा रहा है, बाटों का निर्माण किया जा रहा है, धातु कर्म जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन चनहुदड़ों का सबसे प्रमुख जो कार्य था वो था मनकों का निर्माण। मनके क्या होते हैं? बीड्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। मनके मोतियों टाइप का होता है, जिसको गले के हंदरा माला बनाने के लिए भी क्या बेटा प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि मनके बनाने के लिए कई तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, लाइक पत्थर, धातु, शंख और फ्योन्स। पत्थर के अंदर भी कई पत्थर है भाई, हमें कई तरह के पत्थरों का प्रयोग करना पड़ता है उसके अंदर। कार्निलियन, जैस्पर, स्वीडिक, क्वार्ट्ज और सैलखड़ी। धातु के अंदर तांबा, कांसा और सोना। इस तरह के कच्चे मालों से जो है आपके मनकों का निर्माण किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कहा गया कि मनके बनाने के लिए आपको एक नहीं बल्कि कभी कभार एक से अधिक पत्थरों की भी आवश्यकता पड़ती थी। कहा गया एक नहीं बल्कि एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर जो है मनकों का निर्माण किया जाता था। इसका आकार जो है कभी चक्राकार होता था, कभी बेलनाकार होता था, कभी गोलाकार होता था, कभी अष्टभुजाकार होता था, कभी षटभुजाकार होता था। यानी कहा जाए तो मनकों का आकार भी क्या बेटा कई ज्यादा है। तो इसलिए ये सारे कार्य हमने देखे कहां हो रहे हैं? चनहुदड़ों पे हो रहे हैं बेटा। और चनहुदड़ों को पूरे हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन केंद्र कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है भाई कि ये जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के लिए ये जो माल आ रहा है, ये माल कहां से आ रहा है? ध्यान दो बेटा, टॉपिक क्या है? शिल्प उत्पादन के कच्चे माल प्राप्त करने के तरीके। यानी हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन करने के लिए जिन कच्चे मालों का प्रयोग करते थे, उन कच्चे माल को कहां से प्राप्त किया जाता था या फिर प्राप्त करने के तरीके क्या थे? तो कच्चे माल प्राप्त करने के दो तरीके थे। पहला बस्तियां बनाना, दूसरा क्या बेटा अभियान भेजना। पहला क्या बेटा बस्तियां बनाना, दूसरा क्या भाई अभियान भेजना।
अब बस्तियां बनाना और अभियान भेजना है क्या? कहा गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का जहां तक विस्तार हो रखा था, उस विस्तार वाले क्षेत्र के अंदर अगर कहीं पर कोई वस्तु प्राप्त होती थी, लगता था भाई कि वहां पर धातु मिल सकता है या वहां पत्थर मिल सकता है, तो ये लोग वहां पर बस्तियों का निर्माण कर देते थे और फिर वहां से वस्तु को इकट्ठा करके जो है चंहुदड़ों जैसे क्षेत्रों के अंदर पहुंचा दिया करते थे। जैसे कहा गया कि शंख प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने नागेश्वर और बालाकोट पे क्या बेटा बस्तियों का निर्माण कर दिया। आप मैप देखो बेटा, मैप के अंदर आपको नजर आएगा, जो बुक के अंदर मैप दे रखा है, मैप में आप देखोगे तो गुजरात और गुजरात के साइड जो पाकिस्तान का पोर्शन है, वहां पाकिस्तान में आपको बालाकोट दिख जाएगा और गुजरात के अंदर आपको क्या दिख जाएगा भाई नागेश्वर। और ये दोनों क्या बेटा समुद्री इलाके हैं, तटीय भाग हैं, कोस्टल रीजन है, और कोस्टल रीजन पे ही क्या मिलते हैं बेटा शंख मिलते हैं। इसलिए इन्होंने शंख प्राप्ति के लिए नागेश्वर और बालाकोट में क्या बेटा बस्तियों का निर्माण कर दिया। देन वैसे ही सोर्तुघई ये वो शहर है जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आज वर्तमान समय के अंदर अफगानिस्तान का हिस्सा है। यहां पर भी हड़प्पा वासियों ने बस्तियों का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि वहां से नीले रंग की लाजवर्द मणि प्राप्त होती है। क्या होती है बेटे? नीले रंग की लाजवर्द मणि प्राप्त होती है। सोर्तुघई से लाजवर्द मणि प्राप्त होती है। अगर इसको ढंग से देखना है तो आपने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में देखना कि ऋतिक रोशन एक गांव से शहर जा रहा है। शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। और वहां व्यापार करने के लिए गया है और व्यापार करते समय जब वो एक्सचेंज कर रहा है तो एक्सचेंज के लिए क्या यूज हो रहा है बेटा? लाजवर्द मणि यूज हो रही है। तो वहां पर भी दिखाया गया भाई कि लाजवर्द मणि को जो है एक्सचेंज के लिए क्या बेटा यूज किया जाता था। जिस तरह से आज हम एक्सचेंज के लिए करेंसी का यूज करते हैं, रुपए का यूज करते हैं, हड़प्पन पीरियड के अंदर बड़े व्यापार के लिए लाजवर्द मणि का जो है प्रयोग होता था। साथ में अगर हम बात करें धातु की, तो धातु कहां से मिल रहा है बेटा? राजस्थान से। कार्नियल पत्थर कहां से मिल रहा है बेटा? लोथल, जो आपके गुजरात के अंदर है। सेलखड़ी कहां से मिल रहा है? दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। तो इस तरह की सभी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने क्या करा बेटा? बस्तियों का निर्माण किया। देन साथ में सेकंड सिस्टम क्या था बेटा? सेकंड था बेटा अभियान भेजना। अभियान भेजकर भी वो कई तरह की वस्तुएं प्राप्त करते थे। क्योंकि अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभियान क्या होता है या अभियान से कच्चे माल की प्राप्ति कैसे हो रही है। कहा गया कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जो हड़प्पन रीजन के अंदर नहीं मिलती थी, और हमने कहा कि जो हड़प्पन रीजन के अंदर होगा वहां तो बस्ती बसाई जाएगी, और जो हड़प्पा में नहीं है और वहां से आपको वस्तु प्राप्त करनी है तो वहां पर आपको अभियान भेजना पड़ता था। यानी अपने राजदूत हो गए या फिर आपका ऐसा कोई सामाजिक संगठन जिसको आप व्यापारी वर्ग भी कह सकते हो, उनको जो है आप दूसरे क्षेत्रों में भेजकर जो है वस्तुएं प्राप्त करते थे। तो इन लोगों ने जो है हड़प्पन वासियों ने तांबा प्राप्त करने के लिए खेतड़ी अचल में, कहा बेटा? खेतड़ी अचल के अंदर अभियान भेजा, और सोना प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने क्या बेटा? दक्षिणी भारत में अभियान भेजा। दक्षिणी भारत में क्यों? आपको पता है कि भारत के अंदर सोने की जो भी तीन खाने हैं, वो तीनों खाने कहां पर है बेटा? वर्तमान समय के अंदर आप कर्नाटक में देखते हो कि सारे के सारे सोने के खाने वहीं पर ही हैं। तो जब सोना ही आपके दक्षिण भारत में है तो हड़प्पा वासी भी अभियान कहां भेजेंगे बेटा? दक्षिण भारत ही भेजेंगे। उन तीनों खानों में से एक खान का नाम तो आपने सुन रखा है। खान मतलब मैं KHA वाला खान नहीं बोल रहा बेटा, मैं माइनिंग रीजन की बात कर रहा हूं, मैं खनन क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एक ऐसे खनन क्षेत्र जहां से खनिज की प्राप्ति होती है, उन्हीं खनन क्षेत्रों में से एक का नाम क्या बेटा? सोना खनिज है। सोना खनिज कहां मिलता है बेटा? दक्षिण भारत में मिलता है। और जो आपने नाम सुन रखा है इन तीन खानों में से जहां से सोने की प्राप्ति होती है, एक का नाम है KGF, जिसकी आपने मूवी देख रखी है, KGF 1, KGF 2। पूरा नाम क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। इन खानों से क्या बेटा? हमें सोने की प्राप्ति होती है, और यहां से प्राप्त करने के लिए सोना हड़प्पन वासी क्या करते थे भाई? अभियान भेजते थे। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, मैंने बोला था तांबे प्राप्त करने के लिए वो कहां भेज रहे हैं अभियान? खेतड़ी अचल में भेज रहे हैं। खेतड़ी अचल है कहां पर? खेतड़ी अचल राजस्थान का हिस्सा है। और आपने राजस्थान का नाम ऊपर ही पढ़ा था भाई, दक्षिणी राजस्थान। क्या मिल रहा है बेटा? यहां से सेलखड़ी मिल रहा है, राजस्थान धातु मिल रहा है। इन राजस्थान तो हड़प्पा का हिस्सा होना चाहिए, हड़प्पा का हिस्सा है, तो फिर वहां पर अभियान क्यों भेजा जा रहा है? कहा गया कि राजस्थान का पूरा हिस्सा हड़प्पा के कब्जे में नहीं था। खेतड़ी अचल हो सकता है एक स्वतंत्र प्रदेश था, यहां पर अधिक मात्रा में तांबे की प्राप्ति थी, और उस समय तांबे को बहुमूल्य वस्तु माना जाता था, और जिस प्रदेश के अंदर तांबा स्वतंत्र रूप में मिल जाया करता था या अधिक मात्रा में मिलता था, वो एक स्वतंत्र प्रदेश बन जाया करता था। तो हो सकता है कि खेतड़ी क्या था बेटा? एक स्वतंत्र प्रदेश था, और यहां पर
हड़प्पन संस्कृति की तरह ही एक अलग संस्कृति विकसित हो रखी थी जिसका नाम था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। क्या नाम था इसका बेटा? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। यानी खेतड़ी अंचल के अंदर जो संस्कृति पाई गई है उसका नाम क्या है भाई? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। और इस संस्कृति का काम क्या है भाई? हड़प्पा वासियों को तांबा बेचना, हड़प्पा वासियों को तांबा बेचना। अब यहां आज की क्लास हमारी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास के टॉपिक सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। और वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी कमेंट करें, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।